और लास्ट लेक्चर में मैंने ह्यूमन स्केलेटन का डायग्राम जो है फिर नोटबुक में ड्रॉ करने के लिए बोला था। जो ये हमारा स्केलेटन है, फ्रेमवर्क है हमारी बॉडी का, और ये हमारी बॉडी को शेप देता है और स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। तो ये ह्यूमन स्केलेटन का जो डायग्राम है अपनी फेयर नोटबुक में बनाना है। तो आगे इसके आप इसके आगे कंटिन्यू करेंगे हम। हाउ डू वी नो दैट दिस इज द शेप ऑफ ह्यूमन स्केलेटन? हाउ डू वी नो द शेप ऑफ डिफरेंट बोन्स इन योर बॉडी? कह रहे कि हमें कैसे पता लगा कि ह्यूमन स्केलेटन की शेप ऐसी है और इसके जो डिफरेंट बोन्स हैं उसकी शेप ऐसी है। वन वे वी कुड नो द शेप बेटर वुड बी लुक एट एक्सरे इमेज ऑफ ह्यूमन बॉडी। कह रहे अगर हमने अपनी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स की अगर शेप देखनी है तो हमें एक्सरे कराना पड़ता है ह्यूमन बॉडी का। तो हमें पता लगता है कि हमारे अंदर कितनी बोन्स है और कैसे कैसे जॉइंट हैं और कितनी किस तरीके से ही ये कनेक्टेड है। Did you and anyone in your family even have an X-ray of any part of your body taken? Sometimes when we are hurt or have an accident, doctor use X-ray image to find out about any possible injuries that might have happened to the bone. The X-ray show the shape of bone in our body. कह रहे कि हमने अपनी फैमिली में किसी का एक्सरे देखा है, किसी बॉडी पार्ट का अगर हमने एक्सरे कराया हो क्या देखा है? समटाइम व्हेन वी आर हर्ट, कह रहे अगर हमारे को कहीं पर एक्सीडेंट हो जाता है या हर्ट हो जाते हैं, डॉक्टर जो है ये एक्सरे इमेज देखते हैं ताकि वो पता लगा सकें कि किस पार्ट में इंजरी है और किस बोन में प्रॉब्लम है। द एक्सरे शो द शेप ऑफ द बोन्स इन योर बॉडी। जो एक्सरे है वो हमारी जो बोन है उसकी जो शेप, उसको शेप प्रोवाइड करता है, दिखाता है ये। तो जैसे एक्सरे जो दिखाया हुआ है एंकल का, नी जॉइंट का, ये हमारा एक्सरे दिखाया हुआ है कि नी जॉइंट और एंकल का जो एक्सरे इमेज कैसे नजर आती है फिगर 8.7 में। Bend your fingers. Are you able to bend them at every joint? How many bones does the middle finger have? Feel the back of your palm. फिगर 8.8 में नजर आती है। तो हमने ये देखा है 8.8 में ये हमारे हाथ की बोन्स ऐसे नजर आती हैं। तो एक्टिविटी 4 में क्या था? टेक अ डीप ब्रीथ एंड होल्ड इट फॉर अ लिटिल while. Feel your chest bone and the backbone by gently pressing the middle of the chest and back the same time. Count as many ribs as possible. कह रहे कि अगर हम अपनी रिब्स को देखें तो ये हमारी कैसे जॉइंट होती हैं, ये हमारी जो एक बीच वाली जो बोन है और साइड में जो रिब्स होती हैं ये हमारी चेस्ट बोन होती है, इसकी ये रिब्स हैं। तो ये जो हमारी कैसे कनेक्टेड होती है, ये बिल्कुल म्यूचुअली साथ में कनेक्ट होती है। बीच में एक बोन होती है और ये 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होती हैं। ये जो हमारी दिखाया हुआ है ये रिब केज 12 पेयर्स होती हैं। Some important internal part of body lie protected inside the cage. इसके अंदर हमारे जो important parts हैं, बॉडी के पार्ट हैं, जो हार्ट एंड लंग है, वो इसके अंदर प्रोटेक्ट रहते हैं। Ask a friend to touch his toes without bending his knees. Put your finger at the center of his back. Can you feel some long and hard structure? Starting from the neck, move your finger downward on the back of your friend. What you feel is the backbone. कह रहे कि अगर अपने फ्रेंड को जो है ये जो बैकबोन के बारे में इसमें हमने फिफ्थ क्लास में पढ़ा भी है, इसको थोड़ा सा आगे और एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो हमारी जो बैकबोन है वो ऐसी ऐसी जॉइंट होती है और इसके इसमें बहुत सारी बोन्स होती हैं। कह रहे कि अगर इस बैकबोन में एक ही लॉन्ग बोन हो, विल योर फ्रेंड बी एबल टू बेंड? क्या इसको हम बेंड कर सकते हैं? मेक योर फ्रेंड स्टैंड विद हिज हैंड पास टू अ वॉल, आस्क हिम टू ट्राई टू पुश द वॉल। डू यू सी two bones standing where his shoulder are, they are called shoulder bone? कह रहे जहाँ पे shoulders के बाद जहाँ पे दो bones मिली होती है इसको बोलते हैं shoulder bones। और उसके बाद हम यहाँ तक shoulder bones तक हमने लास्ट लेक्चर तक हमने एक बार स्टडी कर लिया था। आज मेनली जो यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है pelvic bone से। Observe figure 8.12 carefully. This structure is made up of pelvic bones. They enclose the portion of your body below the stomach. ये जो हमारा जो हमारा जो stomach के they enclose the portion of your body below the stomach. This is the part you sit in on. कह रहे pelvic bones क्या होते हैं? जिसके ऊपर हम बैठते हैं, जिस पोर्शन के ऊपर, this structure is made up of pelvic bones. ये जो pelvic bones से मिलके बना होता है, they enclose the portion of your body below the stomach. जो स्टमक की जो नीचे वाला पार्ट है, जो स्टमक के बिल्कुल पेट के जो नीचे वाला जो पार्ट होता है जिसके हम ऊपर बैठते हैं, वो जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं पेल्विक बोन्स। ये पेल्विक बोन का जो स्ट्रक्चर है हमें अपनी कॉपी में भी ड्रॉ करना है ये। तो पेल्विक बोन क्या होता है? जो हमारे स्टमक के जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं पेल्विक बोन।
This is the part you sit on. The skull is made up of many bones joined together. It encloses and protects a very important part of the body, the brain. ये स्कल में जो है बहुत सारी बोन्स होती हैं. इट इंक्लोजेस, उसके अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बॉडी का, ब्रेन. जो हमारे ऊपर जो जो हमारा ह्यूमन स्केलेटन है, ह्यूमन स्केलेटन में जो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है, 5th क्लास में भी हमने स्टडी किया था, वो हमारा क्या होता है, स्कल. स्कल में जो हमारा क्या प्रोटेक्ट रहता है, ब्रेन. और रिब केज में हमारा क्या रहता है, हार्ट एंड लंग्स. और इसके बाद हमने एक पेल्विक बोन्स के बारे में पढ़ा. जो स्टमक के जो नीचे वाला पार्ट होता है वो हमारा पेल्विक बोन होते हैं. और इसके अंदर जो है ये जो हमारा जो पेल्विक बोन्स है, ये बिल्कुल स्टमक के बिल्कुल नीचे होता है. और दिस इज द पार्ट यू सिट ऑन. इस पार्ट पे ही हम इस पार्ट की वजह से हम बैठ पाते हैं. The skull is made up of many bones joined together. It encloses and protects a very important part of the body, the brain. कहते हैं skull में जो एक सबसे बड़ा सबसे important part होता है वो क्या होता है, brain. We discuss the many bones and the joints of our skeleton. There are some additional parts of the skeleton that are not hard as the bone which can be bent. These are cartilage. कह रहे कि we discuss the many bones. बहुत सारी bones और joint होते हैं हमारे skeleton में. These are some additional part of the skeleton. कह रहे ये skeleton के additional part होते हैं, not as hard as the bone and which can be bent. कह रहे वो bones की तरह hard भी नहीं होते और बिल्कुल soft भी नहीं होते, उसको बोलते हैं cartilage. तो कह रहे कि स्केलेटन में कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो एडिशनल पार्ट होते हैं स्केलेटन के, जो बिल्कुल हार्ड भी नहीं होते और बिल्कुल सॉफ्ट भी नहीं होते. तो जिसको बैंड, विच कैन बी बैंड, इसको बैंड कर सकते हैं, इसको बोलते हैं कार्टिलेज. तो इसको हमने आगे ईयर के थ्रू इसको एक्सप्लेन किया हुआ है. फील योर ईयर. डू यू फाइंड एनी हार्ड बोनी पार्ट दैट कैन बी बैंड. कह रहे अपने ईयर को फील करो. डू यू फाइंड एनी बोनी पार्ट दैट कैन बी बैंड. कह रहे जो कान का जो ये पार्ट है, इसमें कोई ऐसा पार्ट है जहां जिसको बैंड कर सकते हैं हम. देयर डू सीम टू बी एनी बोन्स देयर, isn't it? Do you notice anything different between the earlobe and the portion above it? क्या कह रहे कि do you notice anything between earlobe and the portion above it? कह रहे earlobe and the portion above it, इसके बीच में तुमने क्या कुछ do you notice anything different? क्या उसमें कुछ डिफरेंट नजर आ रहा है क्या? जो ईयर लोब है हमारा और जो हमारा जो पोर्शन अबोव इट, ईयर के पोर्शन वाला जो ऊपर वाला हिस्सा है, क्या हम तुम्हें कोई डिफरेंस फील किया? ये ऊपर वाला और जो नीचे वाला, ये दोनों जो फिगर दिखाई हुई है 8.14 और 8.15, जो ऊपर वाला पार्ट को भी हमने टच करके देखा और 8.15 को भी टच करके देखा. कह रहे कि क्या कोई डिफरेंस नजर आता है? You do feel something in the upper parts of the ear that is not soft as the earlobe, but not hard as the bone, isn't it? You do feel something in upper parts of the ear that is not soft. क्या जो ऊपर वाला पार्ट है उसमें क्या ऐसा कुछ है जो सॉफ्ट है एज द ईयर? जो ईयर लोब होता है इतना सॉफ्ट है ये नहीं है. जो ऊपर वाला जो पार्ट है जो 8.14 में दिखाया हुआ है, क्या ये इतना सॉफ्ट है जितना 8.15 में जो नीचे वाला ईयर के नीचे वाला पार्ट होता है वो इतना सॉफ्ट है ईयर जैसे ईयर लोब? बट नॉट हैज द हार्ड एज अ बोन, इजंट इट? दिस इज कार्टिलेज. इसको हम क्या बोलते हैं? कार्टिलेज. कार्टिलेज इज ऑल्सो फाउंड इन द जॉइंट्स ऑफ आवर बॉडी. कार्टिलेज जो है हमारा कहाँ मिलता है? जॉइंट्स में मिलता है. कार्टिलेज इज ऑल्सो फाउंड इन द जॉइंट्स ऑफ आवर बॉडी. जो कार्टिलेज है हमारा जॉइंट्स के अंदर मिलता है. वी हैव सीन दैट our skeleton is made up of many bones, joints and cartilage. You could see, bend and move many of them. कि जो हमारा स्केलेटन है वो बहुत सारी बोन्स से, जॉइंट से, कार्टिलेज से बना हुआ है. यू शुड सी, बैंड एंड मूव मैनी ऑफ देम. ड्रॉ अ नीट डायग्राम ऑफ स्केलेटन योर बॉडी. कह अपनी जो बुक नोटबुक में स्केलेटन का जो है एक बिल्कुल नीट फिगर बनाना है, जो मैंने लास्ट लेक्चर में बोला भी था. तो एक बार दोबारा इसको देखते हैं. कार्टिलेज क्या है? कह रहे कि अगर ईयर का जो ऊपर वाला पार्ट है और जो नीचे वाला पार्ट है उसको टच करके देखो क्या डिफरेंस नजर आता है. क्या है? कह रहे जो ऊपर वाला जो पार्ट है 8.14 में दिखाया हुआ है, क्या वो सॉफ्ट होता है जितना 8.5 वाला जो नीचे वाला जो पार्ट है बिल्कुल सॉफ्ट होता है? नहीं होता इतना सॉफ्ट. ये जो ऊपर वाला जो पार्ट है जो सॉफ्ट भी नहीं होता लेकिन बोन की तरह हार्ड भी नहीं होता, तो इसको बोलते हैं कार्टिलेज. कार्टिलेज इज ऑल्सो फाउंड इन द जॉइंट्स ऑफ द बॉडी. कार्टिलेज जो है हमारा कहाँ मिलता है? जॉइंट्स में मिलता है. वी हैव सीन दैट आवर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ मैनी बोन्स. कह रहे हमारा जो स्केलेटन है उसमें बहुत सारी बोन्स होती हैं, जॉइंट्स होते हैं, कार्टिलेज होते हैं. यू कुड सी, बैंड एंड मूव मैनी ऑफ देम. ड्रॉ अ नीट डायग्राम ऑफ द स्केलेटन इन योर नोटबुक. एक डायग्राम बनाना है स्केलेटन का, ये बता दिया मैंने.
You have learnt about the bone in our body and about joint that help us move in different ways. What makes the bone move? They are. Let us find out. कह रहे हमने क्या लर्न किया है अबाउट द बोन्स इन अवर बॉडी. बोन्स के बारे में हमने पढ़ लिया, हमारे स्केलेटन के अंदर कैसे कैसे बोन्स हैं. व्हाट मेक्स अ बोन मूव? बोन्स को कौन मूव कराता है और कैसे मूव करते हैं, ये हम आगे स्टडी करेंगे. मेक अ फिस्ट विद आवर हैंड, बेंड योर आर्म एट द एल्बो एंड टच योर शोल्डर विद द थंब. कह रहे एक मुट्ठी जैसे फिस्ट बनाते हैं विद आवर हैंड एंड बेंड योर आर्म एट द एल्बो. और जो हमारी जो आर्म है उसको एल्बो से बेंड योर आर्म एट द एल्बो से जो बेंड करो एंड टच योर शोल्डर एंड विद द थंब. और उसको हम क्या करते हैं शोल्डर को थंब के साथ टच करते हैं. डू यू सी एनी चेंज इन द अपर आर्म? जैसे फिगर में दिखाया हुआ है ए में, क्या अपर आर्म में कुछ चेंज दिखाई देता है? जैसे ए में दिखाया हुआ है, इसको ऐसे बैंड करना है अपनी आर्म को. जब हम बैंड करते हैं टच विद अदर हैंड, अगर उसको दूसरी हाथ से टच करके देखते हैं, डू यू फील अ सोलर रीजन इनसाइड योर अपर आर्म? क्या जैसे ए पार्ट में जो अपर आर्म है वहां पे क्या जब उसको हम मोड़ते हैं क्या वहां पे स्वेलिंग वाला रीजन नजर आता है? यस, दिस इज अ मसल. और वहां जहां पे स्वेलिंग वाला नजर आता है वो क्या है? मसल. द मसल बर्क ड्यू टू कॉन्ट्रेक्शन. क्या जब उसको हमने अपने हैंड को ऊपर किया तो फिस्ट बनाई ऊपर, तो जो मसल है कॉन्ट्रैक्ट कर गई. और वो जो ऊपर वाला पार्ट है जहां स्वेलिंग हुई है वो क्यों क्यों किसी वजह से है? वो मसल्स की वजह से. नाउ ब्रिंग योर आर्म बैक टू नॉर्मल पोजीशन. what happened to the muscle isn't contracted? You can observe similar contraction of the muscle in your leg when you walk or run. कह रहे कि क्या हम ऐसी जैसे इसमें कॉन्ट्रेक्शन देखते हैं जब हम चलते हैं, क्या लेग में भी ऐसी कॉन्ट्रेक्शन आती है? When contracted, the muscle becomes shorter, stiffer and thicker. It pulls the bone. जब contraction होती है तो मसल जो है बिल्कुल छोटी हो जाती है, स्टिफर हो जाती है और थिकर हो जाती है. इट पुल्स द बोन, और वो बोन को जो है पुल करती है. मसल्स वर्क इन पेयर. मसल जो है हमेशा पेयर में काम करती है. व्हेन वन ऑफ देम कॉन्ट्रैक्ट, कह रहे एक अगर कॉन्ट्रैक्ट करती है तो दूसरी रिलैक्स करती है. तो इससे पहले एक बार हमने क्या स्टडी किया, फिगर 8.16 में ए को अपर आर्म को अगर हम ऊपर की तरफ बैंड करते हैं तो अपर आर्म में स्वेलिंग रीजन नजर आता है. वो क्या है? मसल है. और क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गई है बल्जिंग की नॉर्मल पोजीशन पे लेके आते हैं, इस दिन नॉर्मल पोजीशन पे लेके आते हैं तो क्या फिर कंट्रैक्शन होती है? नहीं होती. और सेम ही हम ये चीज जो है लेग में लेग में हम देखते हैं व्हेन यू वॉक और रन जब हम चलते हैं और भागते हैं. व्हेन कॉन्ट्रैक्टेड द मसल बिकम शॉर्टर, स्टिफर एंड थिकर. जब हम व्हेन कॉन्ट्रैक्शन होती है जो मसल है बिल्कुल शॉर्ट हो जाती है, स्टिफर हो जाती है और थिकर हो जाती है. इट पुल्स डाउन, और वो बोन को पुल करती है. मसल वर्क इन पेयर. मसल जो हमेशा पेयर में काम करती है. व्हेन वन ऑफ देम कॉन्ट्रैक्ट्स द बोन इज पुल्ड इन दैट डायरेक्शन, द अदर मसल ऑफ द पेयर रिलैक्सेस to move the bone in the opposite direction. The relaxed muscle to move the axis. मसल जो हमेशा पेयर में काम करती है. व्हेन वन ऑफ देम कॉन्ट्रैक्ट, जब एक जो कॉन्ट्रैक्ट करती है और दूसरी द बोन इज पुल्ड इन दैट डायरेक्शन, जो बोन जो है उस डायरेक्शन में मूव करती है. द अदर मसल ऑफ द पेयर रिलैक्सेस, और दूसरा जो पेयर है उसका वो रिलैक्स करता है. मतलब अगर जो मसल्स हमारी पेयर में काम करती है, एक अगर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो दूसरा रिलैक्स करता है. टू मूव द बोन इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर कह रहे किसी भी अगर बोन को अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कराना है, द रिलैक्स मसल कॉन्ट्रैक्ट टू पुल द बोन टुवर्ड्स इट्स नॉर्मल पोजीशन. कह रहे हैं कि अगर बोन को अगर हमने अपोजिट डायरेक्शन में मूव कराना है, जो रिलैक्स मसल है उसको कॉन्ट्रैक्ट टू पुल द बोन, वो कॉन्ट्रैक्ट करती है बोन को ओरिजिनल पोजीशन में, वाइल द फर्स्ट रिलैक्स, और एक रिलैक्स करती है. जैसे हमने बताया कि जो मसल है वो पेयर में काम करती है, एक जो अगर कॉन्ट्रैक्ट करती है तो दूसरी रिलैक्स करती है. Thus two muscle have to work together to move a bone. कह रहे अगर एक बोन को अगर मूव करना है तो दोनों मसल को इकट्ठा काम करना पड़ेगा, क्योंकि जब बोन को मूव कराने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में जो रिलैक्स मसल है वो उसको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है ताकि वो जो बैन है वो बोन है उसको बैकवर्ड पुल कर सके नॉर्मल पोजीशन में, और जो पहले वाली है वो रिलैक्स कर सके. तो कह रहे कि किसी भी अगर बोन को अगर मूव कराना है तो दोनों मसल्स को इकट्ठा ही काम करना पड़ेगा. आर मसल्स एंड बोन्स ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर मूवमेंट. के मसल्स और बोन क्या हमेशा रिक्वायर्ड होते हैं बोन के मूवमेंट के लिए? और एनिमल्स कैसे मूव करते हैं? अगर हम स्केलेटन अगर बोन और मसल से मूव कर रहा है तो एनिमल कैसे मूव करते हैं? डू ऑल एनिमल्स हैव कॉन्ट्रैक्शन? क्या होते हैं उसमें सारे जो एनिमल्स होते हैं उसमें बोन्स होती हैं? जैसे अर्थवॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, स्नेल के बारे में पढ़ेंगे, और डिफरेंट टाइप की जो एनिमल्स हैं उसकी गेट मतलब मूवमेंट,
मूवमेंट के बारे में हम स्टडी करेंगे। लेकिन इससे पहले जो आज हमने पढ़ा है एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने पढ़ा है कि एक ये रिब केज के यहाँ से हमने स्टार्ट किया था पेल्विक बोन से। जो हमारे स्टमक के जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं पेल्विक बोन, और जो दिस इज अ पार्ट यू सिट ऑन, और जिस ये जो पार्ट है और जिसके ऊपर हम बैठते हैं वो क्या होता है पेल्विक बोन। और उसके बाद ह्यूमन स्कल है, ह्यूमन स्कल में जो है हमारा क्या क्या सेव रहता है, ब्रेन सेव रहता है। देयर आर some additional parts of the skeleton, कह रहे कुछ ऐसे parts होते हैं skeleton के, they are not hard as the bone and which can be bent, जिसको हम bend कर सकते हैं, इसको बोलते हैं cartilage। और हमारा जो ये 8.14 8.15 जो है हमारा, इसमें क्या होता है, जो अपर वाला जो पार्ट होता है, feel your ear, do you find any hard bony parts that can be bent। कह रहे अगर हमने अपर जो हमारा ईयर है उसको हम प्रेस करके देखें और नीचे वाले ईयर को जो प्रेस करके देखें तो क्या डिफरेंस नजर आता है। नीचे वाला तो बिल्कुल सॉफ्ट होता है, जो अपर वाला जो होता है इतना सॉफ्ट भी नहीं होता और इतना हार्ड भी नहीं होता। तो ये जो हमारा पोर्शन होता है उसको बोलते हैं कार्टिलेज। यू हैव सीन दैट अवर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ मैनी बोन, जो हमारा स्केलेटन है बहुत सारी बोन से, जॉइंट से, कार्टिलेज से मिलके बना है। यू कुड सी बैंड एंड मूव मैनी ऑफ देम। Draw a neat diagram of the skeleton in your notebook. We have learnt about the bones in our body and about joints that help us to move in different ways. What makes the bones move they move? Let us find out. हमने बोन्स के बारे में हमने स्टडी किया, जॉइंट्स के बारे में स्टडी किया, और अब हम देखेंगे कि जो मसल्स हैं ये कैसे मूव करती हैं। कह रहे कि हम एक फिस्ट बनाते हैं, अपने हाथ से जो है फिस्ट बनाते हैं और अपनी आर्म को बेंड करते हैं, जैसे हमने फिगर में दिखाया हुआ है ए में। और उसको बेंड करने के बाद जो अपर पोर्शन है उसमें स्वेलिंग नजर आती है। वो स्वेलिंग जो है वो जो हाँ नजर आती है उसको क्या बोलते हैं, मसल। और ये किसकी वजह से होती है, जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, बल्ज हो गई है, जो फुल गया वो किसकी वजह से, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। और उसकी स्मॉल लेंथ जो है बिल्कुल स्मॉल हो जाती है। Now bring your arm back to normal position. What happened to the muscle isn't contracted. You can observe similar contraction of muscle in your leg. कि हम यही जो है मसल जी कॉन्ट्रैक्शन जो है हम देख सकते हैं व्हेन यू वॉक, जब चलते हैं हम रन करते हैं। व्हेन कॉन्ट्रैक्टेड द मसल बिकम शॉर्टर, स्टीफर एंड थिकर। जब कॉन्ट्रैक्शन होती है जो मसल है वो शॉर्टर हो जाती है और स्टीफर हो जाती है और थिकर हो जाती है और बोन को पुल करती है। मसल वर्क इन पेयर, मसल जो हमेशा जो पेयर्स में काम करते हैं। व्हेन वन ऑफ देम कॉन्ट्रैक्ट्स the bone is pulled in that direction, the other muscle of pair relax, दूसरा जो पेयर है वो रिलैक्स करता है। to move the bone in the opposite direction, अगर बोन को मूव कराना है हमने अपोजिट डायरेक्शन में, जो रिलैक्स मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है बोन को ओरिजिनल पोजीशन के मूव कराने के लिए, और जो पहली वाली है वो रिलैक्स करती है। मसल कैन ओनली पुल, मसल को हम सिर्फ पुल कर सकते हैं, कैन नॉट पुश, इसको हम पुश नहीं कर सकते। Thus two muscle have to work together to a move, क्योंकि दो मसल को जो है इकट्ठा मूव कराना पड़ेगा बोन मूव कराने को, टू मूव अ बोन। आर मसल्स एंड बोन्स ऑलवेज रिक्वायर फॉर मूवमेंट, क्या कह रहे हैं कि मसल और बोन को जरूरत होती है मूवमेंट के लिए? नहीं, ऐसा ऐसा क्या एनिमल्स में क्या होता है अगर उसमें बोन नहीं होगी या मसल्स नहीं होंगे तो वो कैसे मूव करते हैं? तो हम आगे हम अर्थवॉर्म, स्नेल के बारे में हम स्टडी करेंगे और इसकी मूवमेंट्स के बारे में, एनिमल्स में जो अर्थवॉर्म हो गया और स्नेल हो गया, इसकी मूवमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है गेट ऑफ एनिमल्स। गेट मतलब मूवमेंट ऑफ एनिमल्स। फर्स्ट है हमारा अर्थवॉर्म। ऑब्जर्व एन अर्थवॉर्म मूविंग ऑन द सोइल इन अ गार्डन, कह रहे जो अर्थवॉर्म है उसको ऑब्जर्व करो मूविंग ऑन द सोइल इन द गार्डन, गार्डन में जब वो मूव कर रहा होता है, जेंटली लिफ्ट इट, उसको उठाओ एंड प्लेस इट ऑन अ पीस ऑफ ब्लोटिंग ऑन फिल्टर पेपर, ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट, और उसकी ब्लोटिंग पेपर पे मूवमेंट ऑब्जर्व करो। देन प्लेस इट ऑन अ स्मूथ ग्लास प्लेट और एनी स्लिपरी सरफेस, ऑब्जर्व इट मूवमेंट नाउ, और इसकी जो मूवमेंट ऑब्जर्व करो इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑन पेपर, इसकी जो मूवमेंट है क्या वो पेपर पे डिफरेंट है। डू यू फाइंड दैट द अर्थवॉर्म इज एबल टू मूव इजिली ऑन अ हार्ड स्लिपरी सरफेस, क्या कह रहे कि अर्थवॉर्म जो है टू मूव इजिली ऑन अ हार्ड स्लिपरी सरफेस, क्या वो जो अर्थवॉर्म है हार्ड स्लिपरी सरफेस पे इजिली मूव कर पाता है? तो कह रहे कि एक अर्थवॉर्म को सोइल के अंदर जो देखो, जो गार्डन में जो सोइल होता है वहां पे ऑब्जर्व करो, उसको उठाओ, और भी होता है ब्लोटिंग पेपर और फिल्टर पेपर, या लेबोरेटरी में भी अवेलेबल होता है, तो वहां पे उसको फिल्टर पेपर के ऊपर रख दो और ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट, और उसकी जो मूवमेंट ऑब्जर्व करो।
देन प्लेस इट ऑन अ स्मूथ ग्लास प्लेट, और उसको जो है स्मूथ ग्लास प्लेट के ऊपर देखो, और एनी स्लिपरी सरफेस के ऊपर, या स्लिपरी सरफेस के ऊपर या स्मूथ ग्लास प्लेट के ऊपर ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट नाउ, और उसकी मूवमेंट को ऑब्जर्व करो, क्या वो पेपर से या स्लिपरी सरफेस से ग्लास प्लेट से डिफरेंट है। डू यू फाइंड दैट earthworm is able to move easily on a hard slippery surface? कह रहे वो जो स्लिपरी सरफेस पे क्या वो इजिली मूव कर पाता है। द बॉडी ऑफ एन earthworm is made up of many rings। कह रहे पर अब earthworm के बारे में हम देखेंगे कि earthworm में जो बहुत सारी रिंग्स से मिलके बना होता है ये। एंड earthworm डज नॉट हैव एनी बोन। earthworm की कोई भी बोन नहीं होती। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि earthworm की बोन होती है या नहीं होती। earthworm में कोई भी बोन नहीं होती। इसमें मसल्स होती हैं। इट हैज मसल्स विच हेल्प टू एक्सटेंड एंड शॉर्टन द बॉडी। बॉडी को मूवमेंट के लिए शॉर्ट करने के लिए सिर्फ उसमें मसल्स होती हैं। ड्यूरिंग मूवमेंट द अर्थवॉर्म फर्स्ट एक्सटेंड द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी। मूवमेंट के जो दौरान जो है अर्थवॉर्म का जो पहला वाला फ्रंट पार्ट जो है मूव करता है, और पिछले वाला कीपिंग द रियर पोर्शन फिक्स ऑन द ग्राउंड, और जो दूसरे वाला जो पार्ट है वो फिक्स पीछे रहता है। एंड इन दैट शॉर्टन्स द बॉडी, और बॉडी बिल्कुल शॉर्ट हो जाती है। एंड पुल्स द रियर एंड फॉरवर्ड, दिस मेक इट मूव फॉरवर्ड बाय स्मॉल डिस्टेंस। Repeating such muscle expansion and contraction, the earthworm can move through soil. earthworm जो है ऐसे easily move कर पाता है। The body secretes a slimy substance to help the movement. जो body एक slimy substance निकालती है movement के लिए। How does it fix parts of the body to the ground? Under its body, it has a large number of tiny bristles. How does it fix parts of the body to the ground? Under its body, it has a large number of tiny bristle hair-like structure projecting out. The bristles are connected with muscles. The bristle help to get a good grip on the ground. The earthworm actually eats its way through the soil. Its body then throws away the undigested part of the material, then it eats. कह रहे हमने स्नेल की जो मूवमेंट के बारे में पढ़ा। कह रहे कि स्नेल में कोई ये जो हमारे अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म की मूवमेंट के बारे में स्टडी किया। इसमें बहुत सारी रिंग्स होती हैं, और अर्थवॉर्म की कोई भी बोन नहीं होती। इसके अंदर मसल्स होती हैं। जब मूवमेंट करता है तो सबसे पहले वाला जो पार्ट है वो फट जो वो एक्सटेंड होता है, और जो रियर जो पिछले वाला जो पार्ट है वो फिक्स होता है। then it fixes the front and release the rear end. It then shorten the body, और वो बॉडी को जो शॉर्ट करता है, and pull the rear end forward. This make it move to forward by a small distance. Repeating such muscles, कह रहे ऐसे मसल्स को अगर हम रिपीट करते हैं एक्सपेंशन से कॉन्ट्रेक्शन से, the earthworm can move through soil. earthworm जो है फिर ऐसे मूव करता है। जब मूव करता है तो स्लिमी सब्सटेंस क्रिएट करता है, वो जो मूवमेंट में हेल्प करता है। How does it fix part of the body to the ground? Under his body, it has a large number of tiny bristles. कह रहे इसके ऊपर जो है hair like stretches भी होते हैं, इसको bristles बोलते हैं। The bristles are connected with muscle. Bristles जो है muscle से connect होते हैं। The bristle help to get a good grip to the ground. जो bristle है वो जो ground में good grip provide कराते हैं। The earthworm actually is way through the soil. Its body then throws away the undigested part of the material, then eats it. अनडाइजेस्टेड पार्ट भी निकालता है जब वो मूव करता है। दिस द एक्टिविटी ऑफ earthworm makes the soil more useful for plants. जब ये अनडाइजेस्टेड मटेरियल निकालता है तो ये सोइल के लिए जो है फायदा देती हैं, और ये प्लांट्स को जो सोइल को अगर फायदा देती हैं तो वो प्लांट्स को भी न्यूट्रिशन देती हैं। तो हमने अर्थवॉर्म के बारे में स्टडी किया आज कि अर्थवॉर्म कैसे मूव करता है। अर्थवॉर्म में जो है हमारी कोई भी इसके अंदर बोन नहीं होती। इसमें ये किसकी हेल्प से मूव करता है? मसल्स की हेल्प से मूव करता है। कह रहे कि जो मसल कैसे करती है, इट हैज अ मसल व्हिच हेल्प टू एक्सटेंड एंड शॉर्टन द बॉडी। जो मूवमेंट के दौरान जो आर्ट का जो वर्म का जो पहला पार्ट है वो फिक्स रहता है, और जो पीछे वाला जो पार्ट है, पीछे वाला पार्ट फिक्स रहता है, और आगे वाला जो है पार्ट मूव करता है। अगर अगले वाला पार्ट मूव कर रहा है तो पिछले वाला फिक्स रहता है, रियर पार्ट पिछले वाला पार्ट। और वो ऐसे ही आगे वाला पार्ट मूव करता है, और फिर पिछले वाला पार्ट रिलीज करता है। और उसकी जो बॉडी है ऐसे ही शॉर्टर होती जाती है, और पुल्स द रियर एंड फॉरवर्ड, और फिर ऐसे ही रियर एंड उसका मूव कराता है। दिस मेक्स इट मूव फॉरवर्ड बाय स्मॉल डिस्टेंस। ऐसे ही बार बार मूव करता रहता है, स्मॉल डिस्टेंस मूव करती जाती है। द रिपीटिंग सच मसल्स, ऐसी मसल को अगर रिपीट करके एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन से अर्थवॉर्म जो है मूव कराता है। अर्थवॉर्म कैन मूव थ्रू सोइल। द बॉडी जो ऐसे एक स्लिमी सब्सटेंस जो है क्रिएट करती है मूवमेंट के लिए। How does it fix parts of the body to the ground? Under its body, it has a large number of tiny bristles. कह रहे कि अर्थवॉर्म के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रेचेस भी होते हैं, इसको बोलते हैं ब्रिस्टल्स।
और जो ब्रिस्टल होते हैं वो मसल से कनेक्ट होते हैं। द ब्रिस्टल जो है गुड ग्रिप प्रोवाइड करते हैं इसको। और अर्थवॉर्म में जो है eats its way through the soil, its body then throws away the undigested part of the material। जो अर्थवॉर्म जो है जब ये चलता है तो ये जो हमारे अर्थवॉर्म eats its way through the soil, its body then throw away the undigested। जो कह रहे हैं जो अर्थवॉर्म जब चलता है तो जब कुछ खाता है तो अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो है वो थ्रो करता है। तो वो जो दिस एक्टिविटी जो अगर ये एक्टिविटी जो खा के वो अनडाइजेस्टेड मटेरियल दे रहा है तो ये एक्टिविटी जो है सोइल को जो है मोर यूजफुल बनाती है प्लांट्स के लिए। तो सोइल के लिए कैसे अर्थवॉर्म कितना फायदा दे रहा है कि जब वो खाता है वहां पे तो अनडाइजेस्टेड जो पार्ट है वो सोइल के लिए जो बहुत फायदेमंद होती है, मोर यूजफुल होती है वो प्लांट्स के लिए। तो अर्थवॉर्म की जो मूवमेंट क्या होती है, तो एक क्वेश्चन आता है कि अर्थवॉर्म में कोई भी जो है हमारी डज नॉट हैव बोन, इसकी कोई भी बोन नहीं होती। इसमें से भी किसकी हेल्प से मूव करता है, मसल्स की हेल्प से मूव करता है। एक एंड इसका फिक्स रहता है और अब एक एंड जो है हमारा एक्सटेंड करता है। और जब ये चलता है तो एक जो लिक्विड रिलीज करता है, स्लिमी सब्सटेंस रिलीज करता है मूवमेंट के लिए। हाउ डज इट फिक्स पार्ट ऑफ द बॉडी टू द ग्राउंड। इसमें जो है बहुत सारे टाइनी ब्रिस्टल्स होते हैं, इसके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये ब्रिस्टल जो है मसल्स के साथ कनेक्ट होते हैं, गुड ग्रिप प्रोवाइड कराते हैं। और ये जब आर्टवर्म चलता है तो जो वो खाता है तो अनडाइजेस्टेड मटेरियल देता है और वो सोइल के लिए फायदेमंद देती है। ये हमने आज आर्टवर्म के बारे में स्टडी किया है। तो आज हमने क्या किया, एक पेल्विक रीजन के बारे में स्टडी किया है और स्कल के बारे में थोड़ा सा पढ़ा है। और हमारा जो कार्टिलेज क्या होता है, जहाँ पे जो ऊपर ऊपर वाला जो पार्ट है, जहाँ अपर ईयर है, ये जो हार्ड भी नहीं होता सॉफ्ट भी नहीं होता, तो ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं कार्टिलेज। और हमने मसल्स के बारे में पढ़ा कि मसल्स क्या होती हैं और कैसे कॉन्ट्रेक्शन होती है और कैसे मसल्स काम करती है, पेयर्स में काम करती है और ये मूवमेंट कैसे होती है इसके अंदर। और अर्थवॉर्म के अंदर कैसे जो है इसकी मूवमेंट होती है। उसके बाद स्नेल, collect a snail from a garden, have you seen the rounded structure it carries on a back। कह रहे कि गार्डन से कोई भी स्नेल ले आओ, हैव यू सीन द राउंडेड स्ट्रक्चर। कह रहे कि अगर वहां पे यहाँ पे कोई राउंड स्ट्रक्चर नजर आता है उसके बैक पे, जैसे फिगर 8.8 में दिखाया हुआ है, 18 में दिखाया हुआ है कि जो ऊपर वाला जो पार्ट है ये हमारा क्या है, जो स्नेल है, दिस इज कॉल्ड द शेल। जो ऊपर वाला जो पार्ट है ये शेल है एंड दिस इज द आउटर स्केलेटन ऑफ द स्नेल। और ये जो इसका जो है ऊपर वाला स्केलेटन है, दिस इज नॉट मेड अप ऑफ बोन, और ये बोन से नहीं बना होता। द शेल इज अ सिंगल यूनिट एंड डज नॉट हेल्प इन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इट हैज टू बी ड्रैग्ड अलोन। Place the snail on a glass plate and watch it. Then, when it starts moving, carefully lift the glass plate and observe with the snail over your hand. Observe its movement from beneath। इस स्नेल को जो है ग्लास प्लेट के अंदर देखो और उसको देखो, उसके अंदर जो स्नेल है हमारा, जो स्नेल है उसको ग्लास प्लेट में रखो, उसको देखो। When it starts moving, carefully lift the glass plate along with the snail with your hand. Observe its movement from beneath। कि इसकी मूवमेंट को ध्यान से ऑब्जर्व करो। एक थिक स्ट्रक्चर एंड द हेड ऑफ द स्नेल में कम आउट ऑफ द ओपनिंग इन द शेल। कह रहे कि एक थिक स्ट्रक्चर जो है स्नेल के ऊपर वाले पार्ट से नजर आता है। पैरा है मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल, वो स्ट्रॉन्ग मसल से बना होता है। नाउ केयरफुली टिल्ट द ग्लास प्लेट, कह ग्लास प्लेट को आप टेढ़ा करो तो द वेवी मोशन ऑफ द फूड कैन बी सीन। और उसका जो वेव लाइक स्ट्रक्चर जो है हमारा, वेव जैसे वेव मूव करती है, जैसे लहर मूव करती है, वो वेवी मोशन में नजर आता है। is the movement of a snail slow or fast as compared to an earthworm। यानी स्नेल की मूवमेंट क्या हम अर्थवॉर्म की मूवमेंट से हम कंपेयर कर सकते हैं? यस। तो हमने आज स्नेल के बारे में पढ़ा। गार्डन से कोई भी स्नेल लो, हैव यू सीन द राउंडेड स्ट्रक्चर, क्या उसमें राउंडेड स्ट्रक्चर नजर आता है? वो राउंडेड स्ट्रक्चर क्या है हमारा, जो हमारी क्या है ये राउंडेड स्ट्रक्चर ये दिखाई दे रहा है, वो शेल है। ये आउटर स्केलेटन होता है बट इट इज नॉट ऑफ मेड अप ऑफ बोन, और ये बोन से मिलके बट ये इसमें बोन नहीं होती। Shell is a single unit and does not help in moving from place to place. It has to be dragged alone। इसको जो है अकेले ही alone ही ड्रैग करना पड़ता है। Place the shell on a glass plate and watch it। When it starts moving, carefully lift the glass plate along with the snail with your hand। कह उसको स्नेल को ग्लास प्लेट के अंदर रखो, उसको देखो, और जब वो चलता है तो उसको केयरफुली ऑब्जर्व करो उसकी मूवमेंट को। और जो एक थिक स्ट्रक्चर एंड द हेड ऑफ द स्नेल, एक उसका हेड नजर आएगा और बिल्कुल थिक स्ट्रक्चर नजर आएगा, कम आउट ऑफ द ओपनिंग द शेल, शेल से की ओपनिंग से। जो थिक स्ट्रक्चर वो क्या होता है, फूट होता है
मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल से बना होता है, और उसकी जो अगर हम ग्लास प्लेट को टिल्ट करते हैं, जो उसका वेवी मोशन है जो फुट का, वो दिखाई देता है। क्या मूवमेंट जो स्नो और स्नेल की हम कंपेयर कर सकते हैं अर्थवर्म से? स्नेल की मूवमेंट बिल्कुल अलग होती है, अर्थवर्म की मूवमेंट अलग होती है। वो हमारा इसमें एक पार्ट फिक्स होता है और दूसरा पार्ट जो है मूव करता है, लेकिन स्नेल में ऐसा नहीं होता। इसके हेड के थ्रू जो है वेव वाली जैसे वेव बनती है वैसे स्ट्रक्चर होता है। तो हमने ये दो डायग्राम हमने ड्रॉ करने हैं, अर्थवर्म की और स्नेल की। इसकी मूवमेंट के बारे में हमने प्रैक्टिस नोटबुक पे लिखना है। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉकरोच और फिश और बर्ड और हाउ डू स्नेक मूव। ये जो है हम आज थोड़ा सा स्टडी करेंगे, जो बाकी रह गया वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। और जो इसके क्वेश्चन आंसर है वो आज सेंड कर दिए हैं, उसको हमने पेयर नोटबुक पे लिखना है और इसके जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो खुद फाइंड आउट करनी है। तो अब हम कॉकरोच के बारे में देखते हैं। ऑब्जर्व कॉकरोच, कॉकरोच वॉक एंड क्लाइंब एज वेल एज फ्लाई इन द एयर। कॉकरोच जो है चल भी सकते हैं और क्लाइंब भी कर सकते हैं एयर में। दे हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग्स। उसके जो है 3 पेयर्स होते हैं लेग्स के। दे हेल्प इन वॉकिंग। वो जो है वॉकिंग में हेल्प करते हैं। जैसे कॉकरोच दिखाई दे रहा है, वो वॉक भी कर सकता है, क्लाइंब भी कर सकता है, फ्लाई भी कर सकता है। मतलब वो उड़ भी सकता है, क्लाइंब भी कर सकता है और वॉक भी कर सकता है। और वो उसके जो टुगेदर एंड द परमिट्स मूवमेंट, और वही जो है इसको मूवमेंट प्रोवाइड कराते हैं। देयर आर 2 पेयर्स ऑफ विंग अटैच टू द ब्रेस्ट। कह रहे कि यहाँ पे ब्रेस्ट पे जो है 2 पेयर्स होते हैं विंग्स के, जिसकी वजह से उड़ता है ये। ब्रेस्ट जो आगे की जो फ्रंट पार्ट है वहाँ ब्रेस्ट पार्ट है, वहाँ पे 2 पेयर्स ऑफ विंग्स होते हैं। द कॉकरोच हैव डिस्टिंक्ट मसल। जो कॉकरोच है उसमें बहुत सारी मसल्स होती हैं। दोस नियर द लेग्स के पास। मूव द लेग फॉर वॉकिंग। द ब्रेस्ट मसल मूव द विंग्स एंड द कॉकरोच फ्लाइज। जो ब्रेस्ट मसल्स होती हैं वो विंग्स को मूव कराती है व्हेन द कॉकरोच फ्लाई, जो कॉकरोच फ्लाई करता है। उसके बाद हमने बर्ड्स और फिश के बारे में स्टडी करेंगे। और इसमें से पहले हमने आज क्या स्टडी किया? पेल्विक रीजन के बारे में स्टडी किया, स्कल के बारे में स्टडी किया, और कार्टिलेज और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स के बारे में स्टडी किया, और मूवमेंट ऑफ एनिमल्स अर्थवर्म में और स्नेल में, कॉकरोच में स्टडी किया। बर्ड्स और फिश के बारे में हम स्टडी करेंगे। क्वेरी सेक्शन क्वेश्चन पूछ लो। क्वेश्चन